हेलो स्टूडेंट्स। आज का इकोनॉमिक क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या हुआ है पार्ट ए से। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पार्ट बी से ऑलमोस्ट हम लोगों का ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 इकोनॉमिक वेलफेयर, इससे एक चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो गया था। और अभी पार्ट ए में हम लोग है, इसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसको लेके हम लोग अभी बात कर रहे थे। ये जो चैप्टर है इससे कितना मार्क्स आएगा? 10 मार्क्स आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। यानी समझ ही सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ये चैप्टर अगर ख़त्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 30 से 40% सिलेबस का प्रेशर कम हो जाएगा। इस चैप्टर में से देखो अभी बात करेंगे ये टॉपिक नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम लोग ने क्या क्या किया, ये टॉपिक को छोड़ो, ये टॉपिक को बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बोला था, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। इसके बारे में हम लोगों का बहुत सारा जो डिस्कशन हुआ था बहुत सारा वीडियो में, वो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट है जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। ये भी हम लोग का सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जो स्टूडेंट्स तुम लोग अभी ख़त्म नहीं करे हो, वो जो स्टूडेंट्स ठीक तरीके से वीडियो नहीं देखे हो तो रेडी रहो, एग्ज़ाम आ रहा है सामने। तुम लोग ही जानते हो तुम लोग कैसे सर्वाइव करोगे। और जो स्टूडेंट सीरियसली उस वीडियो को अच्छी तरह से अभी तक देख के आए हैं, उसको मैं एक चीज़ ही बोलता हूँ, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जहाँ से भी क्वेश्चन दे इंडिया के जैसे जो भी क्वेश्चन करे छूटेगा नहीं एक भी क्वेश्चन। और लास्ट में एक टॉपिक देखो बाकी है, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये वेलफेयर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो वेलफेयर के बारे में आज हम लोग अभी बात करेंगे। नाउ हियर इट इज़ द टॉपिक वेलफेयर। ये वेलफेयर क्या है ये पहले हम लोग को जानना चाहिए। बेसिकली वेलफेयर मीन्स मेटेरियल वेलबींग of the people, material well-being of the people. Basically it depends on many economic factors like national income, consumption level, quantity of goods, and non-economic factors like environmental pollution, law and order etc. पहले हम लोग बोल रहे थे कि ये इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक का बात कहाँ से आया है। इकोनॉमिक फैक्टर मैंने क्लास 11 में ही बोला था। अगर तुम अपने किसी रिश्तेदार को पढ़ रहे हो और किसी और एक स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हो, जो स्टूडेंट्स तुम्हारे घर से थोड़ा सा दूर है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा लोकेलिटी में एक बच्चे को तुम पढ़ रहे हो जो क्लास 8 में पढ़ रहा है, और तुम्हारा भाई भी है वो भी क्लास 8 में है। तुम अगर उस बच्चे को पढ़ रहे हो जो तुम्हारे लोकेलिटी में रहता है, उससे तुम ट्यूशन फीस ले रहे हो, वो है तुम्हारा इकोनॉमिक फैक्टर। और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यानी तुम तुम्हारे भाई को जो पढ़ा रहे हो वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा, बिकॉज इससे तुम तुम्हारे भाई से मंथली ऑनरियम और ट्यूशन फीस नहीं लोगे, ठीक है। सो ये इकोनॉमिक फैक्टर एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को हम लोग को पहले समझना चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वेलफेयर मीन्स मटेरियल वेलबींग ऑफ पीपल। इट डिपेंड्स ऑन मेनी इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक नेशनल इनकम, कंजम्पशन लेवल, quantity of goods etc. and non-economic factors like environmental pollution, law and order etc. Okay, the economic welfare which depends on economic factor is called economic welfare. इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर जो वेलफेयर डिपेंड कर रहा है वो इकोनॉमिक वेलफेयर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, लोकेलिटी में तुम्हारे एक स्टूडेंट्स को पढ़ रहे हो जो क्लास 8 में है। द वेलफेयर विच डिपेंड्स ऑन नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इज लाइक नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसे कि तुम्हारा भाई को तुम पढ़ रहे हो विदाउट ट्यूशन फीस, वो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। द सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर इज इक्वल टू सोशल वेलफेयर। ओके, ये सोशल वेलफेयर क्या है? द सम ऑफ टोटल इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। सो सोशल वेलफेयर अगर क्वेश्चन में आएगा तो ये चीज़ याद रखना, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे तो सोशल वेलफेयर आता है।
सो अभी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन हम लोगों को दिखाई देता है, वो लिमिटेशन ऑफ इन टेकिंग जीडीपी एज वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलोज। जीडीपी के अंदर कि वेलफेयर क्या क्या लिमिटेशन लेके आता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। ओके, एक्चुअली बेसिक ये जो पॉइंट है लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलोज, ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि देखो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि अगर जीडीपी इंक्रीज होगा कोई भी देश का तो ऑब्वियसली उसका देश का हर एक नागरिक का उसका जो रहन सहन है वो भी इंक्रीज करेगा। हम लोग ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि जीडीपी के अंदर धीरूभाई अंबानी भी रहता है, जीडीपी के अंदर एक गरीब आदमी भी रहता है। अगर उन दोनों को प्लस करेंगे, उन दोनों का इनकम को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि गरीब आदमी का इनकम दिन में 2 लाख के बराबर है। तो ये चीज़ याद रखो कि जीडीपी से हम लोग डायरेक्टली कुछ एजम्पशन नहीं कर सकते कि इनकम कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या लिमिटेशन है जो वेलफेयर के अंदर हम लोग को दिखाई देता है जीडीपी को अगर लेंगे तो क्या क्या वेलफेयर मेजर्स है वो दिखाई देता है। सिंपली ये देखो लिखा है लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज वेलफेयर मेजर्स आर एज फॉलोज। पहला है तुम्हारा externalities refers to the benefit or harm of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid penalized। for example, अगर एक एग्जाम्पल लेता हो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। एनवायरमेंट पोल्यूशन caused by industrial plants is a negative externality and building a flyover is a positive externality। so environmental pollution इंडस्ट्रियल प्लान्स को एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, इंडस्ट्रियल प्लान के ऊपर एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पैदा करता है, मगर बिल्डिंग ए फ्लाईओवर इज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ये कैसे होता है? सिंपली एक्सटर्नलिटी के ऊपर होता है। ठीक है, सिंपली एक्सटर्नलिटी मैंने क्या बोला है? इट रेफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय एन फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड। इसके अंदर पेनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि फर्म, देखो अगर एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री के लिए ये पोल्यूशन हो रहा है। सो फ्लाईओवर अगर बिल्ड होगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ही होगा। सो ये हम लोग लिख सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन caused by industrial plants is negative externality। ये लिखते रहो, उठाते रहो अपने कॉपी में। एंड बिल्डिंग ए फ्लाईओवर is a positive externalities। okay, building a flyover is a positive externalities। so next क्या है? composition of GDP। GDP does not exhibit the structure of the product। if the increase in GDP is mainly due to increase in production or war equipments and ammunitions, then such increase cannot be improve welfare in the economy। okay, तो सिंपल बात, इन सिंपल बात में मैं एक चीज़ ही बोलूँगा, अगर जीडीपी का इंक्रीज कोई भी वार प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ये बोल रहा हूँ तो अच्छी तरह से सुनो, जीडीपी डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इंक्रीज इन जीडीपी is mainly due to increase in production of war equipment and ammunitions। यानी war equipment and ammunitions के ऊपर war equipment and ammunitions अगर increase होगा, so इसका अगर production increase होगा
तो इसका मतलब यही नहीं कि जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। जो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, मगर सोशल वेलबींग्स क्या इंक्रीज हो रहा है? एक चीज़ ये समझ लो तुम लोग कि जीडीपी अगर इंक्रीज होगा प्रोडक्शन बढ़ने से, किसका प्रोडक्शन बढ़ने से? वार इक्विपमेंट का। अगर जीडीपी भी इंक्रीज कर रहे हैं, मगर ये सोशल जो वेलफेयर है इकोनॉमी का, उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है। यानी हम लोग ये भी समझना होगा कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली देखो, इस जगह में भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। किस लिए इंक्रीज नहीं हो रहा है? बिकॉज वार प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा, इसका प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होगा, सो सोशल वेलफेयर इसका डिक्रीज होगा, इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। यही बोलना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। व्हेन जीडीपी इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट इंक्रीज वेलफेयर। सो ये सिंपली वे में मैं बोलना चाहता हूँ, देयर मे बी सिचुएशन दैट some benefit of GDP is taken of specific group of people only, not evenly individual is benefited from it। मैंने जो बोला था ना, वो धीरूभाई अंबानी का मैंने बोला था। धीरूभाई अंबानी, जैसे कि रिलायंस का जो है अनिल अंबानी का ले लो, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का अगर इनकम देखोगे और एक इंडिविजुअल गांव का एक व्यक्ति का इनकम देखोगे, दोनों का अलग अलग है, मगर जीडीपी में मुकेश अंबानी भी आएगा और उस व्यक्ति भी आएगा जो गाँव में रहता है। तो ऑब्वियसली उसमें उस गांव का जो आदमी है उसका फ़ायदा नहीं है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, क्योंकि मुकेश अंबानी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो ये ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो वो भी ये सोशल वेलफेयर के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ा कर रहा है। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। मेनी एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी are not evaluated in monetary terms. They are not included in GDP due to non-availability of data. However, such economic activities influence the economic welfare of people of the economy. Finally, it can conclude that GDP may not be taken as a satisfactory measure of economic welfare due to above mentioned limitations, yet it does reflect some इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में भी ये चीज़ हम लोग ऐड नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जीडीपी का मायने नहीं रखता है कि वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर इसको लेके आने के लिए। तो ये थोड़ा सा ये जो पॉइंट मैंने बोला है, 4 पॉइंट, इसको अच्छी तरह से याद रखना। एक्सटर्नलिटीज, कंपोजिशन ऑफ जीडीपीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये चीज़ अगर याद रखोगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है। लिमिटेशन क्या क्या है, ये 4 पॉइंट ही सिर्फ देना, 4 पॉइंट देने से ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे रिविजन क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी आज से क्लास शुरू होगा तुम लोगों का। रिविजन एक क्लास अभी शुरू हो रहा है। देखो, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ जो मैंने करवाया था। ये आज का जो क्लास मैं अभी कर रहा हूँ, उस क्लास सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखो। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझे नहीं हो, वो अच्छी तरह से देखो। देखने के बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा ये नेशनल इनकम किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। सिंपली अच्छी तरह से देखते रहो, ठीक है। नेशनल इनकम में क्या क्या आता है? नेशनल इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, आउटसाइड दैट इकोनॉमिक टेरिटरी। सो विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या आता है? प्रॉफिट अर्न बाय टाटा इन इंडिया एंड प्रॉफिट अर्न बाय टाटा फ्रॉम फॉरेन ब्रांच। अच्छा, एक चीज़ बोलता हूँ, नेशनल इनकम ऑब्वियसली इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स। ये इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट्स विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी, आउटसाइड दैट इकोनॉमिक टेरिटरी, दोनों को मिला के ही आता है। विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी ऑब्वियसली टाटा अगर इंडिया के अंदर वो इनकम जनरेट करता है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होगा। आउटसाइड दैट इकोनॉमिक टेरिटरी यानी टाटा अगर इंडिया के बाहर से इनकम जनरेट करता है, उसको आउटसाइड इन इकोनॉमिक टेरिटरी वो हम लोग बोलेंगे। अगर आउटसाइड देन इकोनॉमिक टेरिटरी है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज़ याद रखो, इसको हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी
बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डोमेस्टिक इनकम। देखो ये नेशनल इनकम हो गया, इसके बारे में अभी बात किया मैंने। अभी डोमेस्टिक इनकम क्या है, नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि देश के अंदर ही जो इनकम जनरेट होगा उसको डोमेस्टिक इनकम बोलेगा, यानी इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। सो इसमें रेसिडेंस भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंस भी हो सकते हैं। देखो इसमें रेसिडेंस भी हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंस भी हो सकते हैं। रेसिडेंस यानी प्रॉफिट अर्न बाय द टाटा फ्रॉम इंडिया, ये तुम्हारा रेसिडेंस का एग्जांपल हुआ। और नॉन रेसिडेंस यानी प्रॉफिट अर्न बाय गूगल फ्रॉम ऑफिसेस इन इंडिया, प्रॉफिट अर्न बाय गूगल from offices in India. Here Google is not an Indian company, that Google is a non-resident person, individuals or a company. That profit earned by Google from outside that India is called a non-residents individuals. Now factor income from abroad, इसके अंदर क्या आता है, देखो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये जो मैंने बोला था ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में बोल रहा हूँ। ये इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और एक्सक्लूडिंग इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि किस लिए फ्रॉम एब्रॉड बोला है, ये नेशनल इनकम में किस लिए आएगा और डोमेस्टिक इनकम में किस लिए एक्सक्लूड होगा। देखो नेशनल इनकम में मैंने पहले ही बोला कि जो भी रेसिडेंट्स है वो अगर इनकम जनरेट करते हैं विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये देखने का ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, इसको इनकम जनरेट करना पड़ेगा। वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जो भी जगह में हो वो इनकम जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। So excluded in that national income, it is generated by residents, and excluded in domestic income, including national income, it is generated by residents, and excluded in domestic income because such income is not generated within the economic territory. एक एग्जांपल लेते हैं, डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अब्रॉड बाय इंडियन कंपनी। देखो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड सिंपली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वन काइंड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंडियन अगर बाहर का एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, सोचो करने के बाद वो कंपनी अगर कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट का एक पार्ट यानी डिविडेंड वो देता है उस व्यक्ति को, तो ऑब्वियसली ये रेसिडेंट अगर होगा, इंडियन कंपनी है, वो रेसिडेंट है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। मगर आउटसाइड से हम लोग ये इनकम को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में क्या बोला है, इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के, देश के अंदर जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होगा वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो देखने का ज़रूरत नहीं है, देश के अंदर होना चाहिए। और नेशनल इनकम में देश के बाहर हो, वो रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट होना चाहिए इन नेशनल इनकम में। और डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों होना चाहिए, दोनों हो सकता है, मगर ये इनकम जनरेट विद इन दैट इकोनॉमिक टेरिटरी यानी इंडिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो ये ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, देखो इसमें बोला है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू बोला है, इससे पहले था फ्रॉम था, ठीक है, अभी टू बोला है मैंने। एक्सक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। वाई, मैंने क्या बोला, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छी तरह से देखो, एक एग्जांपल लेंगे फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इट इज जनरेटेड इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इट इज जनरेटेड बाय नॉन रेसिडेंट्स। किस लिए, प्रॉफिट्स बाय माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम ऑफिसेस इन इंडिया, प्रॉफिट बाय माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम ऑफिसेस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट नॉन रेसिडेंट्स है, रेसिडेंट नहीं है, तो ये ऑब्वियसली नेशनल इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में हम लोगों को क्या देखना है, नेशनल इनकम में देखो ये लिखा ही है ना, रेसिडेंट होना चाहिए नेशनल इनकम में, ये देश के अंदर हो देश के बाहर हो, इनकम कहाँ से भी जनरेट हो, नेशनल इनकम में ये चीज़ देखना चाहिए। और डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बाहर देश के बाहर का एक कंपनी है यानी नॉन रेसिडेंस, मगर इंडिया के अंदर वो जनरेट कर रहा है इनकम, इसलिए डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो एम्बेसीज, ये इंपॉर्टेंट बात है। एम्बेसी क्या है, सिंपली पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक टेरिटरी फ्रॉम व्हिच इट बिलोंग्स इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस वेदर इट सिचुएटेड। सिंपल बात है, एम्बेसी क्या है, अगर इंडिया का कोई भी एम्बेसी यूएसए के अंदर यूएसए में है, अगर चाइना का कोई भी एम्बेसी इंडिया के अंदर है, तो एम्बेसी क्या करता है, वो राष्ट्रदूत की तरह है, वो इस देश में जो चाइनीज़ है
इस देश में जो यूएसए वाले हैं, अमेरिकन से, उन लोगों को ध्यान रखते हैं। हम बात हमेशा उन लोगों के साथ बात करते हैं, ध्यान रखते हैं जो रेसिडेंस इन रहता है। तो ऑब्वियसली इंडिया का कोई भी रेसिडेंस, अगर इंडिया का कोई भी रेसिडेंस सिंपली यूएसए में रहता है तो ऑब्वियसली इंडिया का एक एम्बेसी रहेगा यूएसए में। सेम तरीके से देखो, इसमें लिखा है एग्जाम्पल में, इंडिया एम्बेसी इन यूएसए इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। Obviously, Indian embassy in USA is a part of economic territory of India. Indian working in Indian embassy is situated in China. इसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, क्योंकि इंडियन वर्किंग कर रहे हैं, इंडियन तो रेसिडेंस है। नेशनल इनकम के अंदर हम लोग को सिर्फ रेसिडेंस को ध्यान रखना है, वो इंडिया के अंदर हो, इंडिया के बाहर, जो जैसे भी हो वो इनकम जनरेट करे, रेसिडेंस होना चाहिए। इंडियन वर्किंग इंडियन एम्बेसी इन सिचुएटेड इन चाइना, चाइना को देखने का ज़रूरत नहीं है, इंडियन है, सिंपल बात, ये नेशनल इनकम में ऐड होगा। मगर डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये चाइना में इंक्लूड है, ठीक है। और इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडियन अगर रशियन कोई भी एम्बेसी में है, ये सिचुएट कर रहा है कहाँ पे, इंडिया में, मगर ये रेसिडेंट नहीं है, रशियन एम्बेसी नॉट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, दैट्स वाई डोमेस्टिक इनकम में इसको ऐड नहीं करेंगे, नेशनल इनकम में इसको ऐड करेंगे। तो ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों जगह में ऐड होगा। देखो, पार्ट ऑफ इन इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, इंडियन वर्किंग इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन चाइना। सो इंडियन एम्बेसी से वो पैसा आ रहा है, कोई भी सोचो, कोई भी पैसा आ रहा है इंडियन एम्बेसी से, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। मगर रशियन एम्बेसी, देखो, इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड नहीं करेंगे, नेशनल इनकम के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम तो जनरेट हो रहा है। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ इंडियन होना चाहिए, इंडियन होना है, नॉन रेजिडेंट है। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, रशियन एम्बेसी है, ये इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होगा। रशियन एम्बेसी है, ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये नेशनल इनकम में ऐड होगा और डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंडियन एम्बेसी होता तो ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड होता। रशियन एम्बेसी है, इंडिया के बाहर है, इसलिए ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सो ये चीज़ हम लोग का अभी ख़त्म हो गया है एम्बेसी का बात। तुम लोग अच्छी तरह से देखो इस वीडियो को, ये रिवीजन क्लास शुरू हो गया है, ये एडवांस क्लास है, ये एडवांस क्लास चलता रहेगा और तीन चार वीडियो में हम लोग एडवांस क्लास ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के बाद हम लोग का एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उस एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट अच्छा करेगा उन लोगों को तो ऑब्वियसली एक गिफ्ट मैं दूंगा, ठीक है। तो ये रेडी रहो एक एग्ज़ाम के लिए, और जो क्लास अभी तक हुआ है इसको अच्छी तरह से देखते रहो, और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं समझ पाया वो क्लास, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये रिवीजन क्लास में, ठीक है। तो आज का रिवीजन क्लास ख़त्म होता है। आज का क्लास में मैंने क्या क्या सीखा, सिंपली हम लोग बात किया ऑयल फेयर को लेके, इसके बाद रिवीजन क्लास शुरू हो गया, ओके।